वेलकम बैक बायोलॉजी विद सिद्रा। आई एम सिद्रा सईद। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन किसे कहते हैं? दिस इज अ प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, इनकी ब्रेकेज स्टार्ट हो जाती है और ये टूटना शुरू कर देते हैं और इनकी ब्रेकेज के दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज कर रहे होते हैं। इस तरह के प्रोसेस को हम लोग रिस्पायरेशन प्रोसेस कहते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन होंगे और इनकी ब्रेकेज से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे और इनके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होगी जो कि एटीपी की फॉर्म में होगी। ओवरऑल रिस्पायरेशन प्रोसेस को रिप्रेजेंटेड किया जाता है एज, इस तरह रिप्रेजेंटेड किया जाता है जैसा कि ये दिखाया गया है। एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल दिखाया गया है C6H12O6, जैसे कि हम लोग जानते हैं विच इज़ द मोनोसैकेराइड ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जिसकी ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेकेज होती है और इसकी ब्रेकेज के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं और इनके साथ साथ 686 किलो केल्विन एनर्जी भी रिलीज होती है जो कि एटीपी की फॉर्म में मौजूद होती है। It requires the substrate. It may be कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड सर्टेन कंडीशन में प्रोटीन। इस रिस्पायरेशन प्रोसेस के लिए कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की ज़रूरत होती है और सर्टेन कंडीशंस के अंदर प्रोटीन भी यूज़ हो रही होती है। दीज आर यूज्ड एज अ सबस्ट्रेट। अब जो ये साइड होगी, ये वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, इन्हें हम लोग सबस्ट्रेट कहते हैं और इस साइड के जो बन रहे मॉलिक्यूल इसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह, प्रोटीन्स वगैरह को यूज़ किया जा रहा होता है, ये एज अ सबस्ट्रेट के तौर पर यूज़ किया जाएगा और इनके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होगा एज अ प्रोडक्ट के तौर पर एंड इनके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होगी। कार्बोहाइड्रेट्स आर फर्स्टली हाइड्रोलाइज्ड बाय द एप्रोप्रिएट एंजाइम सिस्टम टू द हेक्सोज शुगर। अब क्या होते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जैसा कि ज़्यादा रिस्पायरेशन प्रोसेस के अंदर रेफरेंस दी जाती है वो कार्बोहाइड्रेट्स को दी जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स आर फर्स्टली तौर पर हाइड्रोलाइज्ड होंगे। हाइड्रोलाइज का मतलब होता है वाटर की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा और एंजाइम का एक बाकायदा सिस्टम मौजूद होता है जो इस सारे प्रोसेस को हैंडल कर रहा होता है और इनके नतीजे में हेक्सोज यानी कि 6 कार्बन वाली शुगर प्रोड्यूस होती है। Actively respiring regions are the growing regions, vegetative buds, germinating seeds, stem या roots, apex। ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस उन रीजन के ऊपर होता है जो कि रोइंग रीजन होती हैं, जैसा कि फ्लोरल बर्ड्स बन रही होती हैं, वेजिटेटिव बर्ड्स बन रही होती है, जर्मिनेटिंग सीड्स यानी कि सीड से न्यू प्लांट जर्मिनेट हो रहा होता है, स्टेम रीजन होती है और जो रूट्स एपिक्स होते हैं यानी कि जो रूट्स की टिप्स होती हैं, एपिक्स होते हैं, उसके ऊपर ये प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं रिस्पायरेटरी प्रोसेस, इसलिए इन प्लेसेस को हम लोग रिस्पायरिंग रीजन्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक एनर्जी फ्लो एंड केमिकल रिसाइकलिंग प्रोसेस दिखाया गया जो कि इकोसिस्टम के अंदर हो रहा होता है। अब ये किस तरह का प्रोसेस होता है हम लोग जानते हैं कि ये जो क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं, इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। दीज आर वेरी नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होता है कि प्लांट्स सूरज से रोशनी हासिल करते हैं, लाइट हासिल करते हैं और ज़मीन से वाटर हासिल करते हैं और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल करते हैं और अपनी खुराक तैयार करते हैं। खुराक तैयार करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं इकोसिस्टम से और फिर इस ऑक्सीजन और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को एनिमल यूज करते हैं फॉर द रिप्रेशन ऑफ एटीपी। एटीपी को तैयार करने के लिए एनिमल्स इस ऑक्सीजन को यूज करते हैं। ऑक्सीजन को यूज करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को माहौल के अंदर रिलीज कर देते हैं, फिर इसी कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स यूज करते हैं। इस तरह ये सारा साइकिल चलता रहता है और एनिमल क्या करते हैं कि एटीपी की फॉर्म में हीट एनर्जी को एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज कर देते हैं। ये सारा साइकिल इस तरह चलता रहता है और इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी लेवल को, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मेंटेन रखा जाता है एंड ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखा जाता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन की कितनी टाइप्स हैं? रिस्पायरेशन की 2 टाइप्स होते हैं, एनएरोबिक रिस्पायरेशन एंड एरोबिक रिस्पायरेशन। अब ये एनएरोबिक रिस्पायरेशन और एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होते हैं इनको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं और इनके डिफरेंस को भी चेक कर लेते हैं। हम लोग देख लेते हैं कि एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पायरेशन किसे कहते हैं।
एरोबिक रिस्पिरेशन और एनएरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन यूज हो रही होती है। एरोबिक का मतलब होता है यूज ऑफ ऑक्सीजन और एनएरोबिक रिस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन इज नॉट यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं हो रही होती उसे हम लोग एनएरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। एन का मतलब होता है नॉट यूज्ड ऑक्सीजन। एरोबिक रिस्पिरेशन टेक प्लेस होता है इन द सेल ऑफ ऑल हायर प्लांट्स और एनिमल्स। ये जो एरोबिक रिस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही होती है ये हायर प्लांट्स और एनिमल के सेल्स के अंदर होने वाला प्रोसेस होता है। और ये जो एनएरोबिक रिस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं हो रही होती ये विदाउट द ऑक्सीजन हो रहा होता है। ये टेक प्लेस होता है कुछ बैक्टीरिया के अंदर, फंजाई के अंदर एंड सर्टन एंडोपैरासाइट्स के अंदर। एंडोपैरासाइट्स ऐसे पैरासाइट्स होते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं और उनसे अपना शेल्टर यानी रहने की जगह और खुराक हासिल कर रहे होते हैं, लेकिन बदले में उन्हें नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। उन्हें हम लोग एंडोपैरासाइट्स कहते हैं। तो इस तरह का ये जो एनएरोबिक रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है ये इन एंडोपैरासाइट्स, फंजाई और बैक्टीरिया के अंदर हो रहा होता है। एरोबिक रिस्पिरेशन में ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होता है। ग्लूकोज मुकम्मल तौर पर ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। और एनएरोबिक रिस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज इज पार्शली ऑक्सीडाइज्ड। ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर ग्लूकोज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता बल्कि पार्शली तौर पर ऑक्सीडाइज्ड होता है। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन की जाती है उसे हम लोग ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। एरोबिक रिस्पिरेशन में द एंड प्रोडक्ट्स और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होते हैं। एरोबिक रिस्पिरेशन का जो प्रोसेस हो रहा होता है जो वहाँ पर एंड प्रोडक्ट बन रहे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो रहे होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। यहाँ पर जो एनएरोबिक रिस्पिरेशन के अंदर जो एंड प्रोडक्ट होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर इथाइल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड होते हैं। दीज आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनएरोबिक रिस्पिरेशन। और एरोबिक रिस्पिरेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है। एक मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होता है वो कंप्लीटली तौर पर ऑक्सीडाइज्ड होता है। ब्रेकेज होती है उस मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन की मौजूदगी में और उसके नतीजे में 38 एटीपी के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। और इसमें क्या होता है कि पार्शली ऑक्सीडेशन होती है, मॉलिक्यूल हाफ तौर पर ऑक्सीडाइज्ड होते हैं ना कि कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होते हैं और ग्लूकोज मॉलिक्यूल और इसके नतीजे में 2 एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। यहाँ पर एरोबिक रिस्पिरेशन के अंदर 38 एटीपी के मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे थे, यहाँ पर 2 एटीपी के मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे होते हैं ग्लूकोज की ब्रेकेज के दौरान। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो एरोबिक रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो टेक प्लेस होता है बहुत साइटोप्लाज्म के अंदर भी एंड माइटोकॉन्ड्रिया सेल में भी हो रहा होता है। साइटोप्लाज्म में भी होता है और जो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होती है दीज आर द पावर हाउस ऑफ द सेल भी इसे कहते हैं। इसके अंदर ये जो एरोबिक रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है ये टेक प्लेस हो रहा होता है। और ये जो एनएरोबिक रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो ओनली होता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स। ये ओनली टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है। और एरोबिक रिस्पिरेशन का प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म दोनों के अंदर हो रहा होता है। दीज आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक में ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा होता है और एनएरोबिक के अंदर ऑक्सीजन का यूज़ नहीं हो रहा होता। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एरोबिक रिस्पिरेशन के अंदर कौन कौन से अदर स्टेप्स आते हैं और एनएरोबिक रिस्पिरेशन के अंदर कौन कौन से स्टेप होते हैं उनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।